बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे हेडिंग की चार्ज हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स कंट्रोल एंटी पिट्यूटरी सिक्रीशंस। यहाँ पे इसने डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी और उनके नेम्स दिए हुए हैं, जनरल नेम सिर्फ एक एक लाइन के अंदर, और सेम यही कुछ जो उसने यहाँ पे दिया हुआ है वो नीचे एक टेबल दिया हुआ है, टेबल के अंदर भी यही समरी की फॉर्म में मौजूद है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मौजूद है। चाहे मैं बजाय ऊपर से पढ़ाने से मैं डायरेक्टली टेबल से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है जी। टेबल का नंबर मेरे पास है टेबल 75.2। अगर आपका चैप्टर का नंबर चेंज है तो उसके मुताबिक उसको देख लीजिए, और हर पेज नंबर भी थोड़ा सा चेंज होगा एडिशन के डिफरेंस के साथ। बहरहाल इस पहले चैप्टर में जो कि पिट्यूटरी के हवाले से है, hypothalamic releasing and inhibitory hormones that control secretion of anterior pituitary gland। कल भी इसके बारे में बेसिक तारुफ हुआ था कि जो हार्मोन्स यहाँ से निकल रहे हैं, हाइपोथैलेमस से निकल रहे हैं, एक्चुअली निकलने का मतलब पैदा हो रहे हैं वहाँ पे, वो दो किस्म के हैं। एक लफ्ज़ है रिलीजिंग हार्मोन जो किसी हार्मोन के निकलने को कंट्रोल करते हैं, दूसरा है इनहिबिटरी हार्मोन जो किसी हार्मोन के निकलने को इनहिबिट कर देते हैं, रोक कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। अब यहाँ पे हार्मोन्स के नेम्स हैं, उनके फुल नेम भी है, एब्रिविएशन भी है, स्टैंडर्ड एब्रिविएशन। उसके बाद उसका स्ट्रक्चर है कि ये किस किस्म का स्ट्रक्चर इनका अमाइनो एसिड है या कोई और चीज़ है, और प्राइमरी एक्शन ऑन एंट्री पिट्यूटरी पे ये क्या एक्शन करते हैं। टेबल का फ़ायदा ये होता है कि टेबल में बहुत सी इंफॉर्मेशन समराइज फॉर्म में आ जाती हैं। अगर वो याद हो पहले से, जस्ट रिवीजन से वो सब चीज़ें आपको याद आ जाती हैं। तरतीब से नंबर 1, इस तरतीब से टेबल में चल रहा है जी। नंबर 1 पे है जी थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन TRH। आई एम श्योर आपने TSH का नाम पढ़ा हुआ है, आपको TSH का नाम पहले से याद होना चाहिए, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एनी हाउ, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जैसा कि नाम बता रहा है, रिलीज करने वाला हार्मोन जो कि बाहर निकल रहा है, पैदा हो रहा है हाइपोथैलेमस में। इट इज पेप्टाइड ऑफ 3 अमीनो एसिड, पेप्टाइड चेन है छोटी सी 3 अमीनो एसिड के साथ, और किसको कंट्रोल कर रहा है, स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ TSH बाय थायरोट्रोप्स। अब ये थायरोट्रोप्स और ये जो लफ्ज़ आ रहे हैं इसमें, मेरे ख्याल में इसकी डायग्राम ऊपर है या पीछे है, कहाँ पे इसकी डायग्राम, इसकी एक बार डायग्राम को नज़र डाल लें। ये नज़र आई थी कहीं पे जी, बिल्कुल नज़र आ गई जी मेरे ख्याल में। ये है जी पिट्यूटरी ग्लैंड की बड़ी वाली डायग्राम, जिसमें हाइपोथैलेमस, हाइपोफाइजल स्टॉक, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पार्स इंटरमीडिया, एंटीरियर पिट्यूटरी और फिर एंटीरियर पिट्यूटरी की डिटेल्स हैं। इस डिटेल्स के अंदर देखिए कि नंबर 1, अब तरतीब चूंकि अगरची है इनकी, गैमा सेल्स। ये याद रखिएगा जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें मुख्तलिफ सेल्स को मुख्तलिफ कलर्स के साथ शो किया गया है। इसमें दो तरीके होते हैं। वैसे आमतौर पर जब स्टेनिंग करते हैं, आपने लफ्ज़ पढ़ा हुआ है डिफरेंशियल स्टेनिंग। डिफरेंट स्टेनिंग में आमतौर पर दो डिफरेंट स्टेन इस्तेमाल किए जाते हैं, ताहम एसिड एक्सिस में जिसमें दो से ज़्यादा स्टेन इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एनी हाउ, यहाँ पे इसने इसको डायग्रामेटिकली बनाया हुआ है और मुख्तलिफ सेल्स को मुख्तलिफ कलर से शो किया है ताकि उनको डिफरेंशिएट किया जा सके। याद रखिए जो मुतल्लिका शोबे के एक्सपर्ट्स होते हैं, साइटोलॉजी और हिस्टोलॉजी के, वो स्लाइड को देख के उसमें एक या दो स्टेन भी हों तब भी वो पहचान लेते हैं कि ये सेल कौन से हैं। बहरहाल गैमा सेल्स। उसके बाद है जी लफ्ज़ साइनोसाइड्स। तो उसके बाद ये अल्फा सेल है जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट, यहाँ पे दोनों को देखिएगा, ये और ये दोनों सेम आप देख सकते हैं जैसे हैं, ये भी इस जैसा ही है, ये अल्फा सेल्स हैं। उसके बाद आगे आ जाएं एप्सिलॉन और एसिडोफिल सेल्स। इनके अंदर आपको डिफरेंसेस बड़े वाज़ेह नज़र आएंगे, क्या क्या फ़र्क है इनके अंदर। उसके बाद है जी डेल्टा सेल जो कि बेसोफिल सेल्स हैं, और चेक कीजिएगा बेसोफिल सेल्स को इसने ब्लूइश से कलर में शो किया हुआ है। उसके बाद नीचे है जी बीटा सेल्स। अब इसका मतलब है इसमें अल्फा सेल हैं, बीटा सेल हैं। तो उसके बाद बीटा सेल के बाद अल्फा बीटा गैमा सेल है 3, और डेल्टा सेल हो गए 4, एप्सिलॉन 5। 5 किस्म के सेल्स जो हैं इसने लेबल किए हुए हैं। और इसके अलावा कुछ नज़र आ रही हैं, इसके अलावा ये साइनोसाइड्स, साइनस कैविटी के अंदर जो कुछ होगा ये।
अब इसके अंदर जो सेल्स के नेम्स हैं वो उसने अलग से दिए हैं जी। इसी डायग्राम के नीचे उसने जी ये था सेल स्ट्रक्चर ऑफ एंट्री पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये जिसने ड्रा किया है उससे जी ये गार्टन के पुराने एडिशन से ली हुई है। यहाँ पे करके कहीं पे फिर ये है सेल्स के नेम चेक करना आपने। सोमैटोट्रॉप्स जो कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन पैदा करते हैं, कॉर्टिकोट्रॉप्स जो कि ACTH पैदा करते हैं, उसके बाद है जी थायरोट्रॉप्स जो कि TSH पैदा करते हैं, गोनेडोट्रॉप्स जो कि गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जिसमें LH और FSH शामिल पैदा करते हैं, और लेक्टोट्रॉप जो प्रोलैक्टिन PRL। ये यहाँ पे इसने 5। अब यहाँ पे इनके नेम्स कुछ और हैं और डायग्राम के अंदर उनको किसी और नाम से शो किया गया हुआ है। ऐसा इसने क्यों किया है जी, इसमें वजाहत इसकी दी हुई है, लेकिन पहले हम वो पढ़ लें टेबल, फिर इसकी वजाहत की तरफ हमें आना पड़ेगा, चूंकि ये पढ़नी पड़ेगी हमें वजाहत इसकी जो है। चूंकि हमने टेबल शुरू किया है इसलिए पहले एक बार टेबल देख लें, उसके बाद वापस आ जाते हैं स्टॉप पे। जी सेकंड पे आ जाइए। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH सिंगल चेन है 10 अमीनो एसिड की, और ये FSH LH, और ये गोनेडोट्रॉप्स जिसका नाम ऊपर भी हम देख के आए हैं, डिटेल्स अभी देखते हैं। कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन CRH के नाम से है, 41 अमीनो एसिड के साथ ज़्यादा लंबी चेन है, और ACTH को कॉर्टिकोट्रोप के जरिए प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रही है। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन GnRH नाम है, ये 44 अमीनो एसिड की चेन है, और सोमैटोट्रॉप्स के जरिए ग्रोथ हार्मोन के पैदा होने को कंट्रोल कर रही है। अब यहाँ पे पहले बार इनहिबिटिंग हार्मोन से ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन सोमैटोस्टेटिन, ये ऑपोजिट हो गया इसका सोमैटोट्रॉपिन का। इसमें 14 मास्टर वाली चेन है, और ये ग्रोथ हार्मोन के निकलने को रोक देती है। लास्ट वन है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, ये भी इनहिबिट रोकने वाला हार्मोन है, और जो चीज पैदा कर रहा है वो डोपामीन है जो कैटकोलेमाइन है। डोपामीन और कैटकोलेमाइन, क्या आपने केमिस्ट्री में कहीं लफ्ज पढ़े हैं ये वाले? क्या आपने केमिस्ट्री में कैटकोलेमाइंस और डोपामीन का लफ्ज कहीं पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ? पढ़ाई हमने जी जोहा आपकी जोहा 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 माइक बंद कर दें, आपकी आवाज नहीं आ रही है, शोर आ रहा है सिर्फ माइक से, आपका नेट ठीक नहीं है। जी और कोई जोहा के अलावा किसी और कोई जवाब देना चाहे, चूंकि जोहा का माइक शोर कर रहा है, आवाज नहीं दे रहा सही। कैटकोलेमाइंस केमिस्ट्री में पढ़ ली हुई है कि नहीं, या वहां भी सिर्फ ट्रखालो चलती रही है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है कैटकोलेमाइंस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी हुई है कि नहीं पढ़ी हुई? सारी क्लास हो रही है जी। चलें, अब ये नाम है दूसरा डोपामाइन या डोपामीन, ये तलफ़ुज़ का फ़र्क है। डोपामीन आम तलफ़ुज़ किया जाता है, ये एमाइन है, और जैसे कि बता रही है कैटकोलेमाइंस भी एमाइंस होती है। एमाइंस क्या होती हैं ये आपको पता होना चाहिए, केमिस्ट्री आप लोग बहुत सारी पढ़ चुके होंगे। ये एज मेडिसिन भी इस्तेमाल होती है, इसके ये और इसके डेरिवेटिव्स एज मेडिसिन भी इस्तेमाल हो रहे हैं। एनी हाउ इनहिबिट कर रही है जी प्रोलैक्टिन के पैदा होने को, जो कि लैक्टोट्रॉप से पैदा होते हैं। अब चूंकि इसमें जो सेल्स के नेम्स आए हैं ऊपर सेल्स के नेम दिए गए हुए हैं, हमें वो टॉपिक पूरे का पूरा पढ़ना पड़ेगा। गालिबन यही वाला था जी। अब इसमें हार्मोन्स के नेम्स हैं, ये इससे पहला पेज था गालिबन जिसमें सेल्स के नेम दिए हुए हैं। इससे पहला पेज है जी दिस वन जी, 2 पेज पहले आ गया जी। जी ये इसमें यहाँ पे इसने जो चीज जहाँ से पैदा हो रही है और किसको इफेक्ट कर रही है उसका जिक्र है। बहरहाल अभी हमें सिर्फ इनके सेल्स की तरफ आना है। सोमैटोट्रॉप्स जो कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, स्मॉल एच ह्यूमन के लिए ग्रोथ हार्मोन, याद रखिए इसने स्मॉल एच GH लिखा हुआ है। FSC की बुक में AGH कैपिटल H के साथ है ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। नोट कीजिएगा कि मुख्तलिफ ऑथर्स मुख्तलिफ एब्रीवेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। ACTH भी शुरू मारूफ है, कॉर्टिकोट्रॉप्स पैदा कर रहे हैं, और ये बाकी के नाम थायरोट्रॉप्स TSH पैदा कर रहे हैं, गोनेडोट्रॉप्स पैदा कर रहे हैं, LH और FSH, और लेक्टोट्रॉप्स PRL। अब PRL प्रोलैक्टिन की एब्रिविएशन यूज किया है इसने। अच्छा अब यहाँ से यहाँ तक जो डिटेल्स है उसको जरा देखिए। 30 to 40% ऑफ एंट्री पिट्यूटरी सेल्स आर सोमैटोट्रॉप्स। इसका मतलब है पिट्यूटरी ग्लैंड में सबसे बड़ा हिस्सा सेल्स के हवाले से सोमैटोट्रॉप्स का है,
जो ग्रोथ हार्मोन पैदा करते हैं, और तकरीबन 20% ऐसे हैं जो कॉर्टिकोट्रॉप्स हैं जो एसिडिटी पैदा करते हैं। उसके बाद बाकियों में से आगे तक ओनली 3 और 5%, जो बाकी सेल हैं वो 3 से 5% के दरमियान में है। लेकिन बहरहाल खा वो थोड़े हैं ज़्यादा हैं, लेकिन उनकी अहमियत अपनी जगह पे, चूँकि वो रिप्रोडक्शन को, मेमोरी डेवलपमेंट को, अदर बिहेवियर्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं और मिल्क प्रोडक्शन को वाइड करें। स्मेटोट्रॉप्स स्ट्रॉन्ग, जी ये बड़ा इंपॉर्टेंट फिक्र है हिस्टोलॉजी के हवाले से। स्मेटोट्रॉप्स जो है वो एसिडोफिल एसिडोफिल समझते हैं क्या होते हैं? बेटा जो लफ्ज़ बेसिक्स पढ़े होते हैं, अब हीमाटोलॉजी आपका सेमेस्टर 4 का टॉपिक था, मेरा टॉपिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी हीमाटोलॉजी नहीं आनी है। जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं कम से कम उनको तो याद रखना आपका काम था, मेरा काम तो नहीं है कि मैं अब हर चीज़ जो आपने पहले से पढ़ी है उसको भी साथ एक्सप्लेन करूँ। नो आंसर एट ऑल। चलें बहल शुरू को देखिए, इसने यहाँ पे जी 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 बताएं। सर एसिडोफिल्स मेरे माइंड में तो यही आ रहा है कि जिस तरह हम लोग इलेक्ट्रोफिल्स पढ़ते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं या उनके साथ रिएक्ट करते हैं या उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, तो ये वो बेसिक जो हमने पढ़े थे कि एसिड डाइज या बेसिक डाइज जिन जैसे हम लोग कहते हैं कि जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो हम उसे बेसिक डाई के जरिए मतलब प्रोमिनेंट कर सकते हैं, तो वो बेसोफिल बेसिक फिल्स हुए, और ये जिनको हम एसिड डाइज के जरिए यूज कर सकते हैं वो एसिडोफिल्स हुए। जी आपने एक छोटी सी चीज़ को बहुत लंबे चौड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, या जवाब मुख्तसर तरीन होना चाहिए। याद रखें कि बहुत लंबा जवाब ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक मौलवी साहब अगर तकरीर कर रहे हों 2 घंटे की तकरीर, उसमें काम की चीज़ सिर्फ 1 या 2 फिक्रे होते हैं। कलाम या बात वो अच्छी होती है जो बहुत मुख्तसर हो और बहुत इम्पोर्टेंट हो, उसमें कोई फालतू चीज़ें मौजूद ना हो। बहरहाल आपका जवाब रिलेटेड है, आपने चीज़ों को याद रखा। लेकिन अब जरा इधर देखिएगा, वैसे ही जो लफ्ज़ मतलब है एसिडो एसिड फिल लविंग लफ्ज़, अक्सर बेशतर केस में लफ्ज़ खुद बताता है कि मैं क्या हूँ। एसिडो मीन एसिड और फिल मीन लविंग, एसिड लविंग, एक ऐसी चीज़, एक ऐसा सेल या सेल की बात हो रही है which loves acid, इसका मतलब है कि वो एसिड को पसंद करता है या नहीं। एसिडिक डाइज उसे स्टेन कर सकती हैं, यहाँ पे इसका ये मतलब है, एक ऐसा सेल जो एसिडिक डाइज से स्टेन हो जाता है। और हैरानकुन चीज होगी आपके लिए, जो एसिडिक डाइज हैं, ये तस्वीर को आपने देखना है, ये सेल आपको किस कलर में नजर आ रहा है ये आपने बताना है। सेल का कलर नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा आप लोग को? जी आप कलर ब्रांड तो नहीं हो गए हैं? क्लास सारी फीमेल की है लेकिन लग रहा है आप सारे कलर ब्रांड मेल्स हैं। नहीं सर आ रहा है। चलो शुक्र है। क्या कलर नजर आ रहा है बताइए, इस सेल का कलर आपको क्या नजर आ रहा है? सर इसका सेंट्रल पार्ट जो सा है वो लाइट पिंक है और अंदर डार्क पिंक ग्रेन्यूल्स टाइप है, और साइड पे जो पेरिफेरल साइटोप्लाज्म है वो भी कुछ डार्क पिंक ग्रेन्यूल्स टाइप है। चलें, हिबा ने एक बार फिर जवाब ऐसे ही दिया है कि एक छोटी सी बात को इतना लंबा चौड़ा कर दिया। याद रखिए साइंटिस्ट आपकी तरह से कलर्स में मेन बेखनी निकालते हैं, इसका हम कहेंगे इसका एक ही कलर है और वो रेड कलर। आपने इसके 15-16 कलर बाल डाल दिए इसमें। इट इज रेडिश इन कलर, पिंक हो जाए रेड हो जाए उसको हम एक ही कलर शुमार करते हैं, इट इज रेडिश इन कलर। चलो मैं एक नाम बोल रहा हूँ, ये नाम आपने पढ़ा होगा सेमेस्टर 4 में, इओसिनोफिल्स। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था किसी ने? जी सर पढ़ा था। जी जो इओसिनोफिल हैं वो भी यही वाले हैं, ऐसे ही हैं। ऐसे का मतलब है कि वो भी एसिडिक डाई से स्टेन होते हैं और रेड कलर में से इओसिन एक बहुत मशहूर डाई है, इओसिन एक बहुत मशहूर डाई है जो इस तरह जो एसिडिक डाई है और वो इन सेल्स को रेड स्टेन कर देती है। उसके मुकाबले में यहाँ पे आ जाइए, गौर से देखिए कलर कौन सा नजर आ रहा है, विच कलर इज दिस? ब्लू। इसको ब्लू कहेंगे, ये ब्लू कलर है। और बेसोफिल जो हैं वो सेल को ब्लू कलर करते हैं। बेसोफिल बेसिक डाइज हैं जो बहुत से सेल्स को, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ब्लूइश, ब्लू या ब्लू से मिलते जुलते।
कलर में स्टेन कर देते हैं। बहरहाल ये थे जी दो अदर सेल्स। अब वापस आ जाए, हम कहाँ पहुंचे हुए थे? ये मैंने सिर्फ स्टेन का वो कलर दिखाने के लिए आपको ये किया था जी। ये वेयर वर वी जी, ये चीज़ें सारी की सारी डिस्कस हो गई हुई हैं। डाइस का जिक्र हो गया, स्टेन्स का जिक्र हो गया साथ ही जी। अब यहाँ पे एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक है जी, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ज़रा गौर से देखना है, बहुत गौर से देखना है इसको। स्टेन का जिक्र मैंने पहले से कर दिया है। The pituitary tumors that secrete large quantities of human growth hormones are called acidophilic tumors. अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर पैदा हो जाए, रिसोली पैदा हो जाए, उसके सारे के सारे सेल एसिडोफिल्स होंगे, तो जब स्टेन करेंगे तो वो उसका बहुत सा पोर्शन स्टेन होगा उससे, और डायरेक्ट इंडिकेट करेगा कि वो एसिडोफिलिक ट्यूमर यानी स्मेटोट्रॉफ्स उसमें ज़्यादा है और ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा। जिगेंटिज्म बीमारी का नाम आपने पढ़ा हुआ है, उसको सुन के याद आ जाना चाहिए कि उस बीमारी में ऐसा ही होता है जी। ये हमारा एक हिस्सा मुकम्मल हो गया, सेल्स और उससे निकले सिक्रीशन जो कंट्रोल कर रही हैं उन हार्मोन्स को जिनके फंक्शन अभी हमने आगे पढ़ने हैं, वो ये वाले हैं जो हमने पढ़ने हैं अभी। तो ये अभी हमने सिर्फ कंट्रोल पढ़ा है कि इनको कंट्रोल कौन कर रहा है और कहाँ से निकल के कंट्रोल कर रहा है। अब चूंकि टॉपिक तो बहुत लेंथी है, तरतीब बुक के अंदर जो दी हुई है वो गड़बड़ है। अब मेरी समझ नहीं आ रहा मैं इसको किस तरतीब से पढ़ाऊँ। या तो ये कि हम बुक की तरतीब के मुताबिक चलते जाएं, फिर वापस आ जाते हैं जहां तक हमने कर लिया था उससे आगे चलते हैं, क्योंकि वो टॉपिक ऊपर नीचे करने से बहुत सी प्रॉब्लम का मुझे भी सामना करना पड़ रहा है और आपको भी करना पड़ेगा जी। तारुफ हमारा हो गया था, ये दोनों डायग्राम्स हो गई हैं, सेल्स हो गई। दोनों डायग्राम्स की डायग्राम आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए, डायग्राम बनानी आनी चाहिए। अब यहाँ पे आ जाए एक और डायग्राम से। इस डायग्राम में बल्कि समरी है उन सब चीज़ों की जो कुछ हम पढ़ने लगे हैं अभी आगे। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसमें से जो कुछ निकल रहा है वो क्या जा रहा है? थायरोट्रोपिन जी। ये अभी हम जो पढ़ रहे हैं उसकी बात हो रही है, क्योंकि इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, इनके निकलने को कौन कंट्रोल कर रहा है, वो पढ़ ली है। और अब यहाँ से निकल रहा है जी थायरोट्रोपिन जो जाएगा थायराइड ग्लैंड में। यहाँ से निकलेंगे जो हार्मोन्स जो कि ग्रोथ हार्मोन जो कि कंट्रोल कर रहे हैं बॉडी की ग्रोथ को, और यहीं से निकलने वाले वो हार्मोन जो इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी कंट्रोल कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ से आ जाइए कॉर्टिकोट्रोपिन जो एड्रिनल कॉर्टेक्स को कंट्रोल कर रहे हैं, उसका फंक्शन आगे एक दिया हुआ है यहाँ पे सिर्फ। उसके बाद नीचे है जी फॉलिक हार्मोन जो कि यहाँ फीमेल शो की गई है, फीमेल में ओवरीज के अंदर एग की डेवलपमेंट और अदर रिवर्स स्विचेस को कंट्रोल करना। प्रोलैक्टिन मेमोरी ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट, इसके अदर फंक्शन भी हैं जो नहीं दिए गए। ऐसे ही यहाँ पे दो तरीकों से मुख्तलिफ तरीकों से ब्लड ग्लूकोज लेवल को इफेक्ट करना, ACH ग्लूकोज लेवल, और ये आगे इंसुलिन और इंसुलिन पैंक्रियास से ताल्लुक, पैंक्रियास किस तरह से इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, चूंकि ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सेमेस्टर 4 में। ये टॉपिक आपके सिलेबस में मौजूद नहीं है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ यहाँ पे जी। यहाँ तक हो गया जी, हमारा तस्वीर हो गई है, ये सेल्स हो गए हैं, ये टॉपिक हो गया है। यहाँ पे आ रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय सेल बॉडीज इन द हाइपोथैलेमस। अब इसने यहाँ पे हेडिंग तो इसका ठीक है, कंप्लीट है। इसमें दो तीन लफ्ज हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने चाहिए, और इनकी जहाँ पर डायग्राम मिलेगी वो डायग्राम देखनी पड़ेगी। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये वाले, इसने डायग्राम का हवाले नहीं दिया हुआ यहाँ पे। बहरहाल पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जिसकी तस्वीर आप देख चुके हैं, एक बार फिर देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। नोट कीजिएगा ये और ये सेम एक ही चीज़ है, क्योंकि जो सेल्स यहाँ पे मौजूद हैं वही सेल्स उसी तरह के सेल्स यहाँ पे हैं। और हार्मोन अगर फर्स्ट के यहाँ पैदा हो रहा है तो वो एक्सोन से ये ट्रांसपोर्ट होकर यहाँ से खारिज हो जाएगा, जबकि इसमें हार्मोन यहीं पैदा हो रहे हैं, लेकिन कंट्रोलिंग हार्मोन ऊपर से आ रहे हैं ब्लड से, जिसको हम ऑलरेडी एक और डायग्राम के लिए स्टडी कर चुके हुए हैं। इन दोनों राइट लेफ्ट या एंटीरियर पोस्टीरियर का जो डिफरेंस है वो आपके जहन में मौजूद रहना चाहिए। बहरहाल यहाँ पे आ जाइए जी, posterior pituitary के हार्मोन्स बढ़ेंगे। posterior pituitary hormones are not located in the pituitary gland itself but at the large neurons called meganocellular neurons located in the supraoptic and paraventricular nuclei of the hypothalamus। ये दो लफ्ज़ हैं बहुत इंपॉर्टेंट, MCQs के हवाले से भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बन सकता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जो हार्मोन पैदा हो रहे हैं वो हार्मोन एक्चुअली यहाँ पे पैदा हो रहे हैं। पहले जो सुप्रा ऑप्टिक
और दूसरा है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। अब ये याद रखिएगा, यहाँ पे ये ना हो जाए आप कंफ्यूज हो जाए, ये टॉपिक भी चौथे सेमेस्टर का टॉपिक है न्यूक्लियस। आपके ध्यान में न्यूक्लियस का कौन सा कंसेप्ट है? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज न्यूक्लियस? कोई जवाब देगा? न्यूक्लियस किसे कहते हैं आप लोग? आपके ध्यान में न्यूक्लियस का क्या कंसेप्ट है? डू यू नो व्हाट इज न्यूक्लियस? 9th क्लास लेवल का सवाल है। न्यूक्लियस का पहला मीनिंग जो आपने 9th क्लास से पढ़ना शुरू किया था, मैंने वो पूछा है। उसके बाद इसका दूसरा मीनिंग क्या है, इसका तीसरा मीनिंग क्या है? नो वन? सर ये सब सेल का सेंट्रलाइज्ड पार्ट होता है, मतलब सेंट्रलाइज भी नहीं होता, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन। बेटा आप दो बातें कह रही हैं। आपने पहले कुछ कहा, फिर उसको चेंज करके जेनेटिक इंफॉर्मेशन कर दी है, लेकिन आप 9वीं क्लास के टेस्ट में फेल हो गई हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। और कोई जी? व्हाट इज द न्यूक्लियस? ये 9th क्लास फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन था न्यूक्लियस, आप इसमें फेल हो गए। चलें अब सर ये मेम्ब्रेन बाउंड है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ होता है, और ट्रांसक्रिप्शन में और सर रेप्लिकेशन डीएनए की उसमें हेल्प करता है। ये हेल्प करता है अपने अंदर मौजूद चीजों में जो प्रोसेस हो रहे हैं। न्यूक्लियस स्ट्रक्चर का नाम है बेटा, उसके अंदर क्या हो रहा है वो अलग मसले हैं। आप लोग सिर्फ इस काबिल भी नहीं है कि खाली न्यूक्लियस को डिफाइन कर सकें। याद रखें न्यूक्लियस का एक मीनिंग केमिस्ट्री के रेफरेंस से है, सेल के सेंटर केमिस्ट्री के रेफरेंस से एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये न्यूक्लियस का एक मीनिंग है केमिस्ट्री के रेफरेंस से। बायोलॉजी में न्यूक्लियस का पहला मीनिंग एक सेल में न्यूक्लियस होता है। एनिमल सेल में सेंटर में हो सकता है, प्लांट सेल में सेंटर की बजाय साइड पे भी हो सकता है, मेम्ब्रेन बाउंड, और इसके अंदर डीएनए, क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमोसोम्स मौजूद हैं। वो क्या कुछ करते हैं आपको पहले से मालूम है। तीसरी पॉसिबिलिटी जो अब हम पढ़ रहे हैं फिजियोलॉजी के रेफरेंस से और बेसिकली नर्वस सिस्टम के रेफरेंस से, एक्चुअली इसका मतलब है कि चौथे सेमेस्टर में आपने नर्वस सिस्टम को पढ़ा नहीं है, जस्ट खानापुरी की है। A collection of neuron cell bodies within brain is called nucleus. ब्रेन के अंदर बहुत से न्यूक्लियाई हैं। अब इस न्यूक्लियस मतलब वो सेल वाला न्यूक्लियाई नहीं है, बल्कि न्यूक्लियाई, सिंगल न्यूक्लियस। ये टेक्निकल लफ्ज है कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन के लिए जो एक छोटा स्ट्रक्चर बना रहे हो ब्रेन के अंदर। सेमेस्टर 4 में लफ्ज मौजूद थे। एनी हाउ यहाँ पे लफ्ज आपके सामने है जी, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। यहाँ न्यूक्लियस लफ्ज नहीं लिखा हुआ, इसमें में लिखा हुआ है सुप्रा ऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, दोनों के साथ न्यूक्लियस का लफ्ज है। ये इसकी तस्वीर ऊपर मेरे ख्याल में थी, कहीं पे देखी थी मैंने। कहाँ पे आई है? इससे ऊपर आई है या इससे नीचे आई है? नीचे आके कहीं पे आ जाएगी। इन दोनों की तस्वीर नीचे कहीं ना कहीं पे दी गई हुई है, जब हम आगे चलेंगे तो कहीं ना कहीं मिल जाएगी जी। ये हो गया जी कि ये कहाँ पैदा होते हैं और फिर आगे क्या होता है जी। अगला हेडिंग हाइपोथैलेमस कंट्रोल, ये टॉपिक हमने कर लिया है। अब ये टेबल है जो अभी हमने पढ़ना है आगे, लेकिन इस टेबल के लिए इसमें सब चीज़ों की तरतीब बहुत ही बेतरतीब। कोई टेबल कहीं पे है, असल सवाल कहाँ पे है? जी अभी पता नहीं कहाँ जाकर उसने दिया होगा, डिस्क्रिप्शन उसकी। चले वापस आ जाते हैं, टेबल में आ जाते हैं। अभी हमने पहले ये टेबल पढ़ना है और इसकी डिस्क्रिप्शन आपकी बुक में कहीं होगी। 75.1 टेबल का नंबर है जी। इस टेबल में समरी है। नंबर 1 सेल्स के नेम दिए हुए हैं। नंबर 2 पे हार्मोन्स जो निकल रहा है उसमें से उसकी एब्रीविएशन में दी है साथ, उसकी केमिस्ट्री दी हुई है, और आखिर में उसके मुख्तलिफ फिजिकल एक्शन जिनकी डिटेल्स आपने याद करनी है। ये तो टेबल है, इसके आगे अपने डिटेल्स भी याद करनी है तरतीब से। नंबर 1 में जो सेल्स हैं सोमैटोट्रॉप्स पैदा कर रही हैं जीएच, ग्रोथ हार्मोन। अगर इंसान की बात करें तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। केमिस्ट्री क्या है? 191 अमीनो एसिड वाली सिंगल चेन है। क्या कर रही है? नंबर 1 बॉडी ग्रोथ को स्टिमुलेट करना, बच्चे के पैदा होते ही, बल्कि बच्चे के पैदा होने से पहले ही ग्रोथ हो रही होती है। स्टिमुलेट सेक्रेशन ऑफ IGF-1, डिटेल्स आगे आएंगे। स्टिमुलेट्स लाइपोलाइसिस, डिटेल्स चूंकि यहाँ पे सिर्फ समरी है। इनहिबिट्स एक्शन ऑफ इंसुलिन ऑन कार्बोहाइड्रेट, ये इंसुलिन के एक्शन को इनहिबिट कर रहा है एक फंक्शन। एंड लिपिड्स मेटाबॉलिज्म को भी इफेक्ट कर रहा है। ये इसके बहुत से फंक्शन की समरी है जिसकी डिटेल्स
सेपरेट टॉपिक, सेपरेट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, अभी हमने सिर्फ टेबल को देख रहे हैं। सेकंड है जी कॉर्टिकोट्रोप्स, ACTH को कंट्रोल करने पैदा करने वाले सेल्स हैं, पूरा नाम दिया हुआ है। 39 अमीनो एसिड की चेन है, जो ये चेन्स के नंबर हैं ये MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। समरी फंक्शन देखिए, प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये लफ्ज़ आप पढ़ चुके हुए, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्या होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एंड एंड्रोजन, ये भी आपने पढ़ा होगा, बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स, मेंटेन साइज ऑफ जोना फेसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो हार्मोन्स यहाँ पैदा होने हैं ये भी आपके सिलेबस में गालिबन नहीं दिए गए हुए हैं। शुगर का कंट्रोल मौजूद नहीं है आपके सिलेबस में, यानी यहाँ पर उनका जिक्र मौजूद है जी। नेक्स्ट है जी आगे थायरोट्रॉप्स, TSH पैदा करने वाले थायरोट्रोपिन। पहला है जी ग्लाइकोप्रोटीन, नेचर है इसकी ऑफ 2 सब यूनिट्स, जिसमें पहली चेन ए या अल्फा चेन में 18 अमीनो एसिड हैं और बीटा चेन में 112 अमीनो एसिड हैं। एक ऐसी चेन जिसमें 2 डिफरेंट चेन्स हों, से क्या कहते हैं प्रोटीन, ऐसी प्रोटीन क्या कहलाएंगे, इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा। बायोकेमिस्ट्री पढ़ ली हुई आपने बहुत सारी, सेमेस्टर पहले 3 में पढ़ी, फिर उसके बाद अब 5 में भी पढ़ रहे हैं। प्रोटीन आप पढ़ चुके हैं पहले। टाइम कितना रह गया है ये बता दीजिएगा मुझे। हमारा टाइम शुरू हुआ था 10 बजे, ठीक है, 40 मिनट तक टाइम, 4 मिनट का टाइम है हमारे पास। चलिए, बहरहाल ये थायराइड हार्मोन्स के पैदा होने को कंट्रोल कर रहे हैं जी। थायराइड हार्मोन आगे क्या करते हैं, थायराइड फॉलिकुलर सेल्स मेंटेन साइज ऑफ फॉलिकुलर सेल्स। नेक्स्ट है जी गोनेडोट्रॉप्स, याद रखिएगा 2 हैं, पहला है फॉलिकुलर हार्मोन FSH, दूसरा ल्यूटेनस हार्मोन LH। पहले में आ जाए, ग्लाइकोप्रोटीन है, 2 सब यूनिट्स है अल्फा बीटा, पहले में 89, दूसरे में 112 अमीनो एसिड है। तादाद नोट कीजिएगा, दोनों की तादाद इसकी बिल्कुल सेम है, तादाद के लिहाज से दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। थर्ड वन में भी एक में सिमिलरिटी मौजूद है, जो इंडिकेट कर रही है कि इनका एवोल्यूशन इकट्ठा हुआ है, लेकिन चेंजेस हैं अमार्शल की कमीशन में कुछ जो कि यहाँ डिस्कस नहीं होंगे जी। इसके सामने आ जाए, डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स रेगुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस इन टेस्टिस। फीमेल में ओवरी में ओवेरियन फॉलिकल जहाँ एग बन रहे हैं, और मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस जहाँ पे स्पर्म बन रहे हैं, कंट्रोल करना। नेक्स्ट है जी ल्यूटिनाइज हार्मोन LH, ये भी ग्लाइकोप्रोटीन है, 2 सब यूनिट 89115, सिमिलरिटीज आपके सामने है, डिफरेंस को नोट करना है। ओव्यूलेशन, फीमेल में ओव्यूलेशन होना, ओवरी का निकलना, कार्पस लूटियम का बनना फीमेल में है। प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन फीमेल में, प्रोजेस्टेरोन फीमेल में, और टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन और प्रोडक्शन बाय द टेस्टिस ये मेल्स के अंदर। इसका फंक्शन लास्ट वन है जी प्रोलैक्टिन, पैदा हो रहा है लैक्टोट्रॉप्स में, और इसके अलावा मेमोट्रॉप्स जो कि IGF पैदा करते हैं, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ये सब कुछ आ गया जी। सिंगल चेन है 198 अमीनो एसिड्स की, और मिल्क स्किशंस और मिल्क प्रोडक्शन को कंट्रोल करना है। समरी मुकम्मल होगी आप उन सब चीज़ों की जिनकी डिटेल्स इस चैप्टर में आपने आगे पढ़नी है। ये सब कुछ इनकी डिटेल सारी की सारी आगे आ रही है चैप्टर में। टाइम थोड़ा सा बाकी है जी, हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। जो हमने टेबल पढ़ा है इसकी डिटेल्स देखते हैं कहाँ से शुरू हो रही है। हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग इनहिबिटरी hormones, hypothalamic corticosteroid by specific releasing inhibitory hormones, ये इसके बेसिक पढ़ चुके हैं। फंक्शंस ऑफ द टेबल को डिटेल्स यहाँ से शुरू करें। फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन से, जो टेबल में नंबर 1 था ग्रोथ हार्मोन, यहाँ से आगे डिटेल्स शुरू हो जाएंगी जो कि ऑनवर्ड चलती जाएंगी। और याद रखिएगा कि यहाँ पे डिटेल बहुत ज़्यादा हैं, आपको इसको समराइज करना होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करना होगा। और जब क्वेश्चन आता है फर्स्ट की किसी एक हार्मोन पे लॉन्ग क्वेश्चन, ये अब आप नेक्स्ट टाइम जब आना है तो क्वेश्चन को देख के आना है, ताकि अंदाजा हो जाए दोबारा आपको सबको पूरी क्लास को कि किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं पहले से। ठीक है जी, वी हैव लास्ट मिनट, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर वो कुछ बच्चों की अटेंडेंस रह गई है, वो लगा दें। बच्चे इस वक्त 34 रह गए हैं, जब आपने हाजिरी लगवाई थी सुबह 35 थे, तो हाजिरी तब लगेगी जो नहीं होंगी हाजिरी काटनी पड़ेगी। ठीक है सर मेरी रहती है 829 की रहती है। जो भागेंद्र उनका नाम भी बताइए।
ये बताइए भागा कौन कौन है? सर मेरा 8:30 ये ठीक है जी। ये दो तो बच्चे आ गए हैं, जो एब्सेंट हो गए हैं वो कौन से हैं बताएं जरा। एक और बच्चे ने कहा जी 8:52